नमस्कार सारे अभ्यर्थी मित्रों वन या दर्शकगण। मैं ध्रुव जानी आप सबका ग्रोथ यूपीएससी की इस विशेष श्रृंखला में जिसका उद्देश्य आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का विहंगावलोकन है, उसके आज 12वें उपाख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। इस उपाख्यान के तहत हम लोग खंड 2 का दूसरा अध्याय देखेंगे, जो कि फिस्कल डेवलपमेंट्स यानी कि जो राजस्व विकास है उसके बारे में बात करता है। कैसे महामारी के इस कठिन समय में जब सरकारों की जो आय है वो कम होती है और सामने उनके खर्च जो है वो बढ़ जाते हैं और मर्यादित रूप से बढ़ जाते हैं, कैसे यह मैनेजमेंट केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, कैसे वो राज्यों को साथ में लेकर इस महामारी के समय में चल रहा है, उसका यहाँ एक रूपरेखा या उसकी एक ब्लूप्रिंट हमें यहाँ जानने को मिलती है। बहुत ही अच्छा यह चैप्टर है, ज्ञानवर्धक है। साथ ही में यह चैप्टर थोड़ा सा भिन्न है क्योंकि यहाँ आंकड़े जो है उनका जो महत्व है वो कम है और जो सरकारी नीतियाँ हैं उनका महत्व ज़्यादा है। तो इस तरीके से ही हम लोग यह आज का इस सेशन को समझने का प्रयास करेंगे। आंकड़े जहाँ ज़रूरी है वहाँ समझेंगे, अन्यथा जो नीति है सरकार की उसको देखने का, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको टाइटल दृश्यमान है इसका, फिस्कल डेवलपमेंट्स, मात्र और मात्र इसका टाइटल यही है कि कैसे ऐसे कठिन समय में सरकारें जो है वो अपना वित्तीय प्रबंधन कर रही है, यानी कि फिनेंशियल मैनेजमेंट कर रही है। लेक्चर 12 है, वॉल्यूम 2 का चैप्टर 2 है और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो है 2020-21 का, जिसके ऊपर हम लोग फिलहाल इस श्रृंखला के तहत चर्चा कर रहे हैं। आगे देखें तो कवर पेज है जो कि सामान्य सा है, वॉल्यूम 1 में भी हमने देखा था, वॉल्यूम 2 का भी सेम है। आज के केंद्र की बात करें तो आज का केंद्र हमारा ये है, फिस्कल डेवलपमेंट्स, विच मीन्स चैप्टर 2 ऑफ वॉल्यूम 2, जो कि हमें इस महामारी के समय सरकार का वित्तीय प्रबंधन कैसे होता है उसके बारे में जानकारी देती है। ये इसका इंट्रोडक्टरी पेज है जिसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सुविचार लिखा है। कहा गया है, प्रिसीजन बिट्स पावर एंड टाइमिंग बिट्स स्पीड, यानी कि जो परफेक्शन है वो शक्ति को पराजित कर सकता है, वहीं जो टाइमिंग है, जो सच्चे समय पहचानने की जो काबिलियत है, वो अपने आप में गति को भी पराजित कर सकती है। ये सुविचार महानुभाव कॉनर मैकग्रेगर द्वारा, जो कि विश्वविख्यात एक बॉक्सर है और मिक्सिंग मार्शल आर्ट के आर्टिस्ट है, आजकल वे बिजनेसमैन भी है, उनके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ उनका वो जो सुविचार है वो यहाँ एक पंचलाइन के रूप में, इस चैप्टर की पंचलाइन के रूप में लिया गया है। अब अगर चैप्टर की बात करें तो आमतौर पे, जैसे मैं मालूम है कि ये दस्तावेज कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बड़ा विशाल होता है, ये चैप्टर भी बड़ा सा है, 30 पन्नों का जो है लगभग यह चैप्टर है, जिसको मैंने आपके लिए क्लासीफाई कर दिया है। और इस क्लासिफिकेशन के तहत ही जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो इस चैप्टर के अध्ययन के लिए मैं देखने हैं वो हम उसको देखते जाएंगे। स्मार्ट आर्ट की मदद से मैंने आपके सामने यह पूरा चैप्टर रखने का प्रयास किया है। पूरे अध्याय का वर्गीकरण है। सबसे प्रथम इंट्रोडक्शन की बात आती है, उसमें पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया गया है कि क्या क्या बातें इस चैप्टर में की गई है। फिर उसमें से एक एक बिंदु उठा के यहाँ विस्तार से उसकी चर्चा की गई है। दूसरा बिंदु है फिस्कल सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स टू कोविड पेंडेमिक, ये प्रथम भाग है। ये दूसरा भाग है, फिस्कल सिचुएशंस एंड रिस्पॉन्स टू कोविड पेंडेमिक। उसमें दो प्रकार की चीजें हैं, एक है डिक्रीज इन मेजर सब्सिडी, डिक्रीज इन मेजर सब्सिडी। दूसरा है फिस्कल पॉलिसी अक्रॉस ग्लोब एंड इंडिया। तो यहाँ हम लोग यह फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल मेजर्स की चर्चा करेंगे जो कि विश्व के सरकारों ने या भारतीय सरकार ने ली है, उसका एक कंपैरिजन यहाँ हम लोग देखेंगे। फिर बाद में है रिफॉर्म्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके तहत 3 बिंदु है। फर्स्ट वन फेसलेस असेसमेंट स्कीम, दूसरा है फेसलेस अपील प्रोसीजर या स्कीम, और तीसरा है टैक्स पेयर्स चार्टर, यानी कि अब धीरे धीरे सरकार जो है वो टैक्स पेयर को केंद्र में रख के अपनी नीतियां बनाती है, क्योंकि वे लोग मान रहे हैं, जो आज के जो नीति निर्माणकार है, जो पॉलिसी मेकर्स है, वे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अंततः जो अगर देश के नागरिकों की वेलबींग होगी तो अपने आप में सरकार के पास पैसे आएंगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो उन लोगों ने सिटीजन्स, नागरिक का महत्व बढ़ा दिया है, वो यहाँ हम समझेंगे। और तीसरा है ट्रेंड्स इन गवर्नमेंट फाइनेंस, सेंटर, स्टेट एंड जनरल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट से मतलब है सेंटर प्लस स्टेट। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का फिनेंस देखेंगे सबसे प्रथम, फिर बाद में स्टेट फिनेंस की बात करेंगे और उसके बाद जनरल गवर्नमेंट का फिनेंस देखेंगे।
यह सारी चीज़ों को समझेंगे। इस तरीके से पूरे चैप्टर का वर्गीकरण यहाँ हमें देखने को मिलता है। कुल 30 पन्नों का है, काफ़ी सारे ग्राफ्स है, काफ़ी सारी माहितियाँ हैं, देर आर मैनी टेबल्स एज वेल। मगर यहाँ जो जो बातें हमें ज़रूरी है उसका जिक्र हम लोग यहाँ करेंगे, जो जो आंकड़े देखने जरूरी है उनका जिक्र करेंगे। अन्यथा ये पूरा चैप्टर नीति के ऊपर आधारित है, सरकारी केंद्र सरकार की नीति के ऊपर आधारित है। शुरू करेंगे हमारी बात। देखिए, अगर मेजर्स की बात करें कि पूरे विश्व की जो अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग देशों की, उनके द्वारा क्या क्या मेजर्स लिए गए, तो मुख्यतः दो प्रकार के मेजर्स लिए गए थे। एक था मात्र और मात्र मॉनिटरी मेजर्स और दूसरा था फिस्कल मेजर। दोनों ही हमारे पास है। सबसे प्रथम मॉनिटरी मेजर की अगर बात करें तो देखिए, यह जो टूल्स है वो हमें मालूम होने चाहिए। यह हमारे बेसिक इकोनॉमिक्स का भाग है। अगर यहाँ ये टूल्स आपको मालूम नहीं होगा तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये सारी चीज़ें समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रेपो, रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक बेसिक्स की है। मगर यहाँ मैं आपको संक्षिप्त में अगर बोलूँ तो अगर मंदी का माहौल चल रहा है और हमारी सेंट्रल बैंक यानी कि जो RBI है उसके पास पैसा है, अब मंदी का माहौल चल रहा है, RBI को पता है कि अगर मैंने पैसे लोगों को दी है तो लोगों के द्वारा पैसों का खर्च किया जाएगा, यानी कि कंजप्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, विच विल अल्टीमेटली बूस्ट GDP, विच विल अल्टीमेटली जो है बूस्ट इकोनॉमी। तो यहाँ सरकार क्या करेगी कि ये जो पैसे हैं वो पैसे तो बांटेगी ही, मगर जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कम कर देगी। RBI विल डिक्रीज या सेंट्रल बैंक विल डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट। तो होगा क्या, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ज्यादा लोग यहाँ पैसे लेने आएंगे। ज्यादा लोग पैसे लेने आएंगे तो वे पैसों का कंजप्शन करेंगे, आई मीन इकोनॉमी में पैसों का इन्वेस्टमेंट होगा, तो अल्टीमेटली इट विल बूस्ट इकोनॉमी। तो दुनिया की लगभग सारी सेंट्रल बैंक्स ने अपने यहाँ के जो ब्याज दर थे, जो इंटरेस्ट रेट्स थे, उनको कम कर दिया, ताकि जो मंदी कोरोना से क्रिएट हुई है उस मंदी को थोड़ा मंद किया जाए, उसे थोड़ा कम किया जाए। तो ये एक कॉमन मेजर्स है जो कि अधिकांश देश की सेंट्रल बैंक्स के द्वारा लिया गया था, RBI के द्वारा भी लिया गया था। तो यहाँ हमें कोई भेद नहीं करना भारत का क्या था, विश्व के क्या था। मगर हाँ, फिस्कल मेजर्स की बात करें तो यहाँ जरूर भेद हो सकता है विश्व की नीति में और भारत की नीति में। एक ही मुख्यतः इसका फंडामेंटल भेद है और वो भेद ये है स्पीड ऑफ स्टिमुलस। जिस गति से विश्व की सरकारों ने स्टिमुलस देना जारी किया वो गति बहुत ही थी। इन कॉन्ट्ररी भारत की जो गति थी स्टिमुलस देने की वो बहुत ही मंद थी। उसके पीछे भारतीय सरकार का एक लॉजिक भी है जिसकी चर्चा करेंगे। मगर यहाँ वर्ल्ड की सबसे प्रथम बात करें तो फ्रंट लोडेड अप्रोच, फ्रंट लोडेड अप्रोच, फ्रंट लोडेड। जैसे ही महामारी आई या जैसे ही पेंडेमिक जो है उसने स्ट्रक किया पूरे विश्व को, तब जो एडवांस्ड इकोनॉमीज थे, जो वेस्टर्न नेशंस थे, उनके द्वारा फ्रंट लोडेड अप्रोच अख्तियार किया गया कि भाई जैसे ही महामारी आ गई वैसे ही वे स्टिमुलस देने लगे, लोगों के अकाउंट्स में पैसे देने लगे, ठीक है, और सब कुछ एक ही झटके में उनको करना था। मगर ऑन द कॉन्ट्ररी भारत का जो अप्रोच था वो स्टेप बाय स्टेप था, स्टेप बाय स्टेप, या दूसरी भाषा में बोले तो धीमा था। इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इसके पीछे सरकार ने यह तर्क दिया कि जो नीति निर्माणकार है, जो विशेषज्ञ है, उनके द्वारा ऐसा कहा गया कि शुरुआती समय में जब पैंडेमिक ने स्ट्रक किया हमारी इकोनॉमी को या हमारे देश को, तो शुरुआती समय में जो पैनिक लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यह एक साइकोलॉजी का भी एक यहाँ अंश है। तो ऐसे समय में लोग जो है वो पैसे बचाने का प्रयास करेंगे। देयर इज मोर टेंडेंसी ऑफ सेविंग, नॉट मोर टेंडेंसी ऑफ स्पेंडिंग। तो क्या किया गया कि जो लोग पैसे खर्च करेंगे शुरुआती समय में, क्योंकि पैनिकफुल पोस्चर है, तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा है, वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस है, किसी को भी पता नहीं है ऐसे विपरीत समय में या ऐसे कठिन समय में क्या किया जाए।
तो इन दैट केस नागरिक जो है वो ऐसा सोचेंगे कि हमें एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पैसे बचाने होंगे, क्योंकि नागरिकों के लिए भी यह जो रोग है या बीमारी है वो नई थी। शुरुआती समय में लोगों को थोड़ा डर था कि कब हमें भी हेल्थ सर्विसेज में पैसे जो है वो जो है चुकाने पड़े हेल्थ सर्विसेज लेने के लिए। तो ओवरऑल जो टेंडेंसी होती है वो सेविंग की होती है शुरुआती समय में, और इसी को बेस बनाकर भारत ने अपने जो स्टिमुलस पैकेजेस है वो भी उस तरीके से ही तैयार की है। इन अ वेरी बिगिनिंग इनिशियल वे सरकार ने बहुत ही कम पैसे, कम धनराशि दी। फिर बाद में जैसे जैसे ईजिंग हुआ, जैसे जैसे अनलॉकिंग हुआ, तो सरकार ने जो धनराशि थी वो बढ़ा दी, स्टिमुलस बढ़ा दिया, और बाद में आज के दिन सरकार जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में स्पेंड कर रही है, क्योंकि आज का ही समय है जब सरकार का स्पेंडिंग जरूरी है। आज का ही समय है डिमांड को पंप करने का, आज का ही समय है सप्लाई को पंप करने का। तो यहाँ ये एक भिन्नता है। वर्ल्ड अप्रोच वाज फ्रंट लोडेड, जैसे दूसरी बार हमें मदद देनी नहीं है, कुछ इस तरीके से विश्व के अधिकांश जो विकसित राष्ट्र थे या एडवांस्ड इकोनॉमीज थी उन्होंने जो है अपना अभिनय दिया, और साथ ही में भारत ने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इम्प्लीमेंट किया। धीरे धीरे सबसे प्रथम कम पैसे दिए, उसके बाद थोड़े जो पैसे हैं वो बढ़ा दिए, और उसके बाद पैसों का जो है एक फ्लो दिया जो कि पूरे इकोनॉमी को रिवाइव कर सके, पूरे इकोनॉमी को डिप्रेशन से बाहर निकाल के बूम पीरियड के दिशा में ले जा सके। ठीक है, तो ये बात रही। अब फर्दर हम लोग भारत को देखें, क्योंकि विश्व के बारे में हमें मात्र और मात्र विहंगावलोकन लेना होता है, ओवरव्यू लेना होता है। सच्ची समझ हमें हम अपने देश की चाहिए, भारत की चाहिए। तो अगर भारत की बात करें तो शुरुआती समय में सरकार ने, यानी कि 2020 के प्रथम 2 क्वार्टर, आप समझ लीजिए मार्च से शुरू करके सितंबर तक, 2 भाग आपको दिख रहे हैं यहाँ। वो कहते हैं कि देखिए ये जो 2 भाग है वो कहते हैं कि एक बाजू देयर वर कैटेगरीज विच वर क्रिएटेड टू हैंडल द पेंडेमिक। विभिन्न मंत्रालयों को 3 विभागों में विभाजित कर दिया गया, उनको नाम दे दिया गया कैटेगरी ए स्टेट, कैटेगरी बी स्टेट एंड कैटेगरी सी स्टेट। तीनों को प्रायोरिटी के तौर पर इनका जो है वर्गीकरण किया गया। जो ए कैटेगरी वाली मिनिस्ट्रीज थी वे डायरेक्ट वेलफेयर के साथ जुड़ी थी, दे वर एंगेज्ड इन डायरेक्ट वेलफेयर, यानी कि लोगों तक प्रत्यक्ष रूप से सुविधाएं पहुंचाना, जिसका एक एग्जांपल है हेल्थ मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इस प्रकार की ए वर्गीकरण वाली जो हमारी जो मिनिस्ट्रीज थी उनके एक्सपेंस के ऊपर किसी भी किस्म का कैप नहीं रखा गया, विच मीन्स नो लिमिट ऑन देयर स्पेंडिंग। सरकार ने अपनी तिजोरियां खुली छोड़ दी कि भाई आप जितनी मदद लोगों तक पहुंचाना चाहे वो आप पहुंचा सकते हैं, आपके खर्च के ऊपर किसी भी प्रकार की रोक टोक, किसी भी प्रकार की सीमा तय नहीं की जाएगी। ये प्रिविलेज दे दी गई कैटेगरी ए को, जो कि डायरेक्ट वेलफेयर के साथ जुड़ी हुई थी। कैटेगरी बी ऐसा स्टेट था जो डायरेक्ट तो नहीं थे मगर इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। यानी कि एक एग्जांपल अगर हम ले तो ट्रांसपोर्ट, लोगों तक खाना पहुंचाना, लोगों तक दवाइयां पहुंचाना, काफी सारी एसेंशियल गुड्स पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली वेलफेयर तो नहीं करती, डायरेक्टली बेनिफिट तो नहीं करती, मगर हाँ परोक्ष रूप से ये जरूर महत्वपूर्ण इंडस्ट्री थी। इनको रखा बी कैटेगरी में। इनके खर्च के ऊपर कैप रखी, वो रखी 20% ऑफ देयर बजट, यानी कि इनको जो बजट अलॉटमेंट हुआ है उससे 20% अधिक तक वे खर्च कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर 20 से ऊपर खर्च बी कैटेगरी की इंडस्ट्रीज के द्वारा नहीं किया जा सकता। और तीसरी सी कैटेगरी की जो एकदम नॉन प्रायोरिटी वाली, एकदम नॉन प्रायोरिटी वाली, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों ही रूप से पब्लिक वेलफेयर की कोई बात नहीं करते थे, उनके ऊपर भी एक कैप रखी गई और वो रखी गई 15% की, कि अपने अलॉटमेंट से ज्यादा 15% तक वे खर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। ठीक है, तो ये कुछ
3 कैटेगरीज जो है मिनिस्ट्री की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा की गई थी। अब अगर स्टिमुलस फ्रेमवर्क की बात करें तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का जो स्टिमुलस पैकेज था वो दरअसल धीरे धीरे शुरू हुआ और आज जो है वो सरकार फुल फ्लेज इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये सारी जो बात रही वो थी Q1 एंड Q2 की। अब Q3 से पहले तो सरकार ने ये जो सीलिंग थी, ये जो कैप थी, उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि सरकार को मालूम पड़ गया कि अभी समय जो है पैसा खर्च करने का है, अब लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, अब अर्थतंत्र को ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे प्रथम तो यहाँ सीलिंग जो है उसको हटा लिया गया, प्लस जो एलोकेशंस दिए हुए थे यहाँ मिनिस्ट्री को, उनको भी रिवाइज कर दिया, रिवाइज्ड एलोकेशन। सबसे प्रथम ये सीलिंग हटाई 20% वाली, 15% वाली यहाँ, फिर बाद में जो एलोकेशन है उसको भी रिवाइज कर दिया गया और जैसे ज़रूरत थी उस तरीके से उनको सेट कर दिया गया। और प्लस सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारी इजाफा किया। सेंट्रल गवर्नमेंट हैवीली इंक्रीज्ड इट्स स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए यह जो सारी टर्म्स है वो बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स की है, 11th-12th का इकोनॉमिक्स है, जो कि यहाँ हमें काम लग सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी टर्म्स मालूम नहीं है, कंफ्यूजन है, तो मुझे लगता है कि आपको पहले वो कंफ्यूजन क्लियर करनी होगी, तब जाके आप ये लेक्चर्स जो है वो अटेंड कर सकते हैं, लेक्चर के साथ न्याय कर सकते हैं, यानी कि इसमें से ज़्यादा सीख सकते हैं। अन्यथा क्या होगा कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है उसमें ही अटक जाएंगे, तो बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो आपको जो है नहीं समझ आ सकती। ऐसा हो सकता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ जो रिलेटेड इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं, जो मॉनेटरी मेजर्स के साथ जो इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं, वो मुझे लगता है कि आपको जानने समझने में दिक्कत हो सकती है। तो बेटर यही है कि आप अपना पहले बेसिक क्लियर करो, फिर बाद में इकोनॉमिक सर्वे आपको जो है पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी, आपके समझने में भी बहुत ही आसानी रहेगी। अगर आप लिप करोगे तो मुझे लगता है कि आपको जो है टारगेटेड या जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलेंगे इकोनॉमिक सर्वे के इस अध्ययन से। तो बेटर यही है आप अपना बेसिक क्लियर करो, फिर बाद में ये एडवांस्ड जो सर्वे है उसका अध्ययन आपके लिए आसान बेहतर हो सकता है। यहाँ क्विक रेफरेंस के तौर पर मैं आपको बता दूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि सरकार किसी भी एसेट क्रिएशन के लिए करती है। फॉर एग्जांपल सरकार ने मनरेगा में या जो है किसी और योजना में कोई एसेट क्रिएशन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, चाहे रोड बनाए, चाहे जो है अन्य कोई ऐसी चीज़ें की, बिल्डिंग बनाए, तो ये सारी चीज़ें कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत आएगी। होगा ये कि यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो सरकार फॉर एग्जांपल मनरेगा में पैसा बहा रही है, यूज़ कर रही है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है विच मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है, काम के बदले पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे कंजप्ट किए जाएंगे इस इकोनॉमी में। सप्लाई विल गेट इंक्रीज्ड, डिमांड विल गेट इंक्रीज्ड। तो यह सारी चीज़ों से अल्टीमेटली अंततः फायदा हमारे अर्थतंत्र को होने वाला है। तो ये सरकार का एक जो है स्टिमुलस फ्रेमवर्क है, जो कि इस तरीके से उन्होंने भारत के लोगों के लिए रखा है। तो ये बात रही इस फिस्कल की। आगे देखें तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है फिस्कल स्टिमुलस, जो कि भारतीय सरकार लेकर आई, दुनिया भर की सरकारें लेकर आई, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की सरकार धीरे धीरे चरणों में यह स्टिमुलस, यह एजिस्टेंस को बढ़ाती गई। सबसे प्रथम कम था स्टिमुलस, फेज 2 में यह स्टिमुलस की जो कीमत है वो बढ़ी, इसकी दिशा भी बढ़ी, बदली, और फेज 3 में भी इसकी साइज बढ़ी और इसकी दिशा भी बदली। देखेंगे कैसे है। देखिए सबसे प्रथम जब कोरोना भारत में आया तो हमें मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगभग करीब जब 100 मात्र कंफर्म्ड केस थे हमारे देश में, तब लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, एंड इट वाज अ वेरी स्ट्रिंजेंट नेशन वाइड लॉकडाउन। तो इसमें सरकारी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन लोगों के द्वारा यह पूरा एक
ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कि यहाँ इस पेंडेमिक से, इस लॉकडाउन से सबसे प्रथम कौन सा ऐसा वर्ग है जिनको भारी से भारी नुकसान होने वाला है। तो उनको लगा कि भाई जो वल्नरेबल क्लासेस है उनको सबसे ज़्यादा भारी नुकसान होने वाला है। वल्नरेबल सेक्शंस के साथ जो एमएसएमई है, ये एमएसएमई को भी यहाँ नुकसान होने वाला है। तो मई में जब प्रथम पैकेज आया, प्रथम स्टिमुलस आया, तब वल्नरेबल सेक्शंस का भी ध्यान रखा गया और एमएसएमई का भी ध्यान रखा गया और इन लोगों को मुख्यतः डायरेक्ट फूड ट्रांसफर दिया गया, जिसे डीएफटी भी हम लोग संक्षिप्त में कह सकते हैं, डायरेक्ट फूड ट्रांसफर। कि वे लोग भूखे ना मरे, काम भले ही ना हो मगर उन लोगों को खाना 2 टंक का मिल पाए। इसलिए यहाँ फेज 1 में यह स्टिमुलस कुछ इस तरीके से आया। फेज 2 में अब धीरे धीरे डिमांड जो है वो खत्म हो गई थी, क्योंकि यहाँ लाइवलीहुड चले गए थे। 45-40 दिन का हमने लॉकडाउन देखा। तो अब सरकार डिमांड को पंप करने के लिए मैदान में आई। अब सरकार को डिमांड पंप करना है। डिमांड पंप करने के लिए क्या जरूरी है? तो सबसे प्रथम सरकार ने अपनी जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो बढ़ा दी। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ा दी। अन्य वर्गों को टारगेट किया, जैसे महिलाएं है, विधवा है, इन लोगों को टारगेट किया। उनके अकाउंट्स में नकद रुपए डाले, कैश डाले, ताकि वे लोग उन कैश का यह भारतीय बाजार में उपयोग करें, भारतीय बाजार में पैसे जो है घूमे, यानी कि एक प्रकार से लिक्विडिटी बूस्ट का प्रयास था सरकारी, लिक्विडिटी बूस्ट का। वो यहाँ फेज 2 में किया गया, लगभग अक्टूबर या उससे पहले सितंबर के करीब। फिर फेज 3 की बात करें, जो कि नवंबर दिसंबर आमतौर पे कहते हैं। इसकी कोई सचोट परिभाषा नहीं है, मगर ये एक जनरल जो है क्लासिफिकेशन है कि फेज 3 लगभग यहाँ आया, क्योंकि आत्मनिर्भर 3.0 ही अपने आप में नवंबर में घोषित हुआ था। यहाँ सरकार ने सप्लाई को पंप करने की रणनीति दी। सप्लाई को पंप करने की, कैसे पंप किया जाए? इन्वेस्टमेंट्स, जो इंडस्ट्रीज है, जो कॉरपोरेट्स है, उनको ज़्यादा पैसे देकर, फंड देकर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे, सप्लाई यहाँ तेज़ होगी, लोगों तक चीज़ें जो है वो पहुँचेगी। इसके लिए एक अच्छी स्कीम है जिसे आप भी जानते होंगे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। सरकार ने बोला प्रोडक्शन करने वालों को कि आप जितना प्रोडक्शन करो, जितना बल्क में आप प्रोडक्शन करोगे, जितना आउटपुट दोगे, उसके ऊपर आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से बूस्ट था, मोरल था, मैन्युफैक्चरर के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ जो है फेज 3 में सप्लाई को पंप किया गया और पीएलआई जैसी स्कीमों का उपयोग करके इसे पंप किया गया। आगे देखें तो कुछ पाई चार्ट्स है, ग्राफ्स है, जो मैंने आपको बात करी है वही है, मगर यहाँ इसे देखने के बाद आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ सकती है। देखिए, यह फेज 1 की बात है। देखिए, सबसे अधिक पैसे जो है वो यहाँ गए हैं पुअर को फूड देने के लिए, लाइवलीहुड देने के लिए। 88% ऑफ द फर्स्ट स्टिमुलस या स्टिमुलस ऑफ फर्स्ट फेज। फिर बाद में मई जून में लिक्विडिटी सपोर्ट टू फर्म्स, यानी कि डिमांड बूस्टिंग। ये डिमांड बूस्टिंग की जो नीति है वो यहाँ इंप्लीमेंट की गई। उसके बाद देखें तो लगभग उसी फेज में इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी धीरे धीरे अब ध्यान केंद्रित किया गया। कंजप्शन बूस्टिंग तो होता ही रहता था। तो कुल पैसों के 51% जो पैसे है वो इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए सरकार ने खर्च किए, और वहीं 49% कंज्यूमर या कंजप्शन बूस्टिंग के लिए सरकार ने खर्च किए। फिर फेज 3 की बात करें नवंबर 2020 में, तो यहाँ पूरा जो जोर था वो इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग के ऊपर था, क्योंकि यहाँ सप्लाई पंप करनी थी। सप्लाई पंप, और ये इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग से ही जो है पॉसिबल था, यह शक्य था। तो इसलिए यहाँ सरकार उस तरीके की एक नीति लेकर हमारे सामने आई है। तो ये बात थी गवर्नमेंट
स्पेंडिंग की, फिस्कल पॉलिसी की, फिस्कल मेजर्स की, कैसे गवर्नमेंट ने यह पूरा जो स्टिमुलस है वो भारत में दिया, 3 फेज में दिया। प्रथम फेज में जो मोस्ट वल्नरेबल, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर थे, उनके खाने पीने का ध्यान रखा गया। दूसरे फेज में डिमांड को पंप किया गया। डिमांड को पंप करने के लिए जो है सरकार ने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, लिक्विडिटी सपोर्ट दी है। और तीसरा जो है वो कहता है सप्लाई बूस्टिंग, जिसके तहत सरकार ने इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने की कोशिश की, काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया भी, और उसके लिए काफ़ी सारी स्कीमों का भी उपयोग किया। तो ये बात रही स्पेंडिंग की। अब देखें तो देखिए, यह एक थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और नया टॉपिक है। हो सकता है इस बार यूपीएससी में या अगले वर्ष यूपीएससी में पूछा जा सके। बेहतर यही है, हमें यह मालूम होना चाहिए, इसका एक ओवरव्यू लेना चाहिए। 2 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। द वन इज अबव लाइन फिस्कल पॉलिसी, द अदर वन इज बिलो द लाइन फिस्कल पॉलिसी। दोनों में बेसिक अंतर है मगर महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। देखिए, अबव द लाइन पॉलिसी कहती है कि सपोज कोई भी सरकार है वो डायरेक्ट कहीं पर से भी बोरोइंग करके, कहीं से भी पैसे उधार लेकर जब स्पेंड करे, जब व्यय करे, और वो जो लिए हुए पैसे हैं जब वो बोरोइंग्स में रिफ्लेक्ट हो डायरेक्टली, ठीक है, तो ऐसे बोरोइंग्स को, ऐसी फिस्कल को अबव द लाइन फिस्कल कहते हैं। 2 ही इसके फीचर याद रखने हैं, रिफ्लेक्ट्स डायरेक्टली in borrowings and spent through borrowings। पैसों को खर्च करने के लिए ही अगर सरकार ने लिए है तो ऐसे फिस्कल्स को अबव द लाइन फिस्कल्स कहते हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, बिलो द लाइन पॉलिसी कहती है कि सरकार डायरेक्टली कहीं से बोरो नहीं करेगी, कहीं से पैसा नहीं लेगी, मगर पैसों को डायरेक्टली बोरो करे बिना अगर वो पैसों का खर्च करे तो उसे बिलो द लाइन फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। और ये चीजें हमें रिफ्लेक्ट होती है लिक्विडिटी में, लिक्विडिटी ऑफ इकोनॉमी। अगर आपके अर्थतंत्र में आपको बूम दिख रहा है, लिक्विडिटी दिख रही है, मगर सरकार ने डायरेक्टली कहीं से भी पैसा नहीं लिए हैं, तो ये यहाँ नहीं जाएगा, वो रहेगा बिलो द लाइन पॉलिसी में, और इसे बिलो द लाइन पॉलिसी कहता है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन बोरोइंग्स। ठीक है, तो ये इन दोनों का फंडामेंटल डिफरेंस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर नाप की बात करें तो आईएमएफ के अनुमान मुताबिक 2020 में या 2021 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा अबव द लाइन जो फिस्कल है वो रहा था 22%, और बिलो द लाइन फिस्कल है वो था 53%। ठीक है, यानी कि 22% खर्च करने के लिए सरकार ने डायरेक्ट बोरोइंग्स लिए, जो कि सरकार की बैलेंस शीट में बोरोइंग्स के हेड के नीचे ही रिफ्लेक्ट होंगे। और वहीं बिलो द लाइन पॉलिसी में सरकार ने डायरेक्टली कोई पैसे बाहर से नहीं लिए, मगर यहाँ लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए अपने अन्य सोर्सों से पैसों का व्यय किया, जो कि यहाँ बिलो द लाइन पॉलिसी का भाग बनेगा, जो कि बोरोइंग्स में कहीं रिफ्लेक्ट होने वाला नहीं है। तो ये इन 2 चीज़ों का फंडामेंटल डिफरेंस है। देखिए, यहाँ एक ग्राफ है हमारे सामने जो कि हमें डेफिसिट्स का ट्रेंड समझाने का प्रयास करता है, मगर इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए डेफिसिट्स क्या है। सबसे प्रथम तो यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, और साथ ही में इफेक्टिव फिस्कल डेफिसिट क्या है, या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। ठीक है, यह बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको मालूम होने चाहिए, जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया कि 11th-12th की जो इकोनॉमिक्स की बुक्स है, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड की हो, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, वो बहुत ही अच्छी है, हाई क्लास है। हमारे इकोनॉमिक्स के बेस को पावरफुल करने के लिए आप उन बुक्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, और जब वे इकोनॉमिक्स को लेकर वे बुक जब समाप्त हो जाए, तब उसके बाद यह इकोनॉमिक
सर्वे का जो यह पूरी श्रृंखला है या सीरीज है वो आप लोग देख सकते हैं, तब आपकी समझ गहरी होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है और जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट के लिए आपको बेसिकली यही याद रखना है कि बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट, बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट। अब रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारत का बजट है वो दो भागों में विभाजित होता है, रेवेन्यू होता है, कैपिटल होता है। रेवेन्यू में एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, या इसे रेवेन्यू इनकम भी कह सकते हैं। तो ऐसा समय जब रेवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा है, आई मीन रेवेन्यू एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और ऑन द कॉन्ट्ररी रेवेन्यू रिसिप्ट्स या इनकम कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, समझना है बजट के दो भाग, कैपिटल, रेवेन्यू, उसमें से रेवेन्यू के दो चरण, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सीडिंग द रेवेन्यू रिसिप्ट्स देन वी विल गेट रेवेन्यू डेफिसिट, तो यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट है। अगर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, ये समझने की बात है। देखिए, अब समझो कि सरकार का खर्च जो है वो, पहले तो आय की बात करते हैं। सरकार की जो आय है वो है 100 रुपये, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 170 रुपये है, यानी कि 170। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो वो 70 आ जाएगी। मगर अगर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो यहाँ अब देखना पड़ेगा कि जो 170 रुपये सरकार ने खर्च किए हैं या जो अधिक 70 रुपये खर्च किए हैं, इनमें से कितने पैसे क्वालिटी एक्सपेंडिचर है, यानी कि देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए आगे जाके वो फायदा बन सकता है, वो व्यय नहीं है। यहाँ सरकार ने सैलरी अगर दी होती तो हम लोग उसे एक डेवलपमेंटल खर्च के रूप में नहीं गिनते। मगर अगर सरकार ने रोड बनाई, अगर सरकार ने नई वेंटिलेटर खरीदी, सरकार ने ऑक्सीजन के प्लांट स्थापे, तो वो आगे चलकर पूरे देशवासियों को ये फायदा करवाएगी, अर्थतंत्र को भी फायदा करवाएगी। तो सपोज समझो कि 70 में से ऐसे 35 रुपये है जो कि सरकार ने क्वालिटी एक्सपेंडिचर किया है, तो वो यहाँ इफेक्टिव में नहीं गिना जाएगा। इफेक्टिव में ऐसे क्वालिटी एक्सपेंडिचर्स को नहीं गिना जाएगा, मात्र और मात्र 35 रुपये ही गिने जाएंगे जो कि क्वालिटी एक्सपेंडिचर से अपार्ट खर्चे थे, क्वालिटी एक्सपेंडिचर सिवाय के खर्चे थे। तो यहाँ इफेक्टिव एक्सपेंडिचर रहेगा इस उदाहरण के तहत 35 रुपीस। मात्र रेवेन्यू जो डेफिसिट है वो रहेगा 70 रुपये और वहीं जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो रहेगा 35 रुपये। यहाँ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि जो क्वालिटी एक्सपेंस है उसे गिना नहीं जाएगा, उसे स्वीकारा जाएगा कि भले किया सरकार ने, अच्छे के लिए है, भविष्य में भारत को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के नागरिकों को यह फायदा करेगा, तो उसे यहाँ नहीं गिना जाता। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मात्र और मात्र ऐसे पैसों को ही गिने जाएगी जो आगे चलकर कहीं फायदा देने वाले नहीं है। यानी कि अगर सरकार ने इन पैसों में से सैलरी दे दी, ठीक है, तो उनको क्वालिटी एक्सपेंडिचर नहीं गिना जाएगा क्योंकि उसका कोई फायदा आगे चलकर नहीं है। तो इस तरीके से इसका कंप्यूटेशन किया जाता है। अब ये ग्राफ देखें तो यहाँ 3 चीज़ें दी गई है। जो ऑरेंज है वो है फिस्कल डेफिसिट, जो ग्रीन है वो है प्राइमरी डेफिसिट और जो डॉटेड है वो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए, प्राइमरी डेफिसिट भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिनमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स को निकाला जा सकता है, यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट विल बी प्राइमरी डेफिसिट। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, मगर यहाँ मुझे रेफरेंस जो है वो एक संक्षिप्त में रेफरेंस देना ज़रूरी है, मगर विस्तार से इन सारी चीज़ों की बात यहाँ नहीं की जा सकती। तो मैं आपको इसीलिए बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर आपको ये सारी चीज़ें परफेक्टली मालूम नहीं है, अगर ज़रा से भी शंका है, कन्फ्यूजन है, तो आप पहले वो क्लियर कीजिए, फिर बाद में यह लेक्चर देखिए, ये चैप्टर का अध्ययन कीजिए। अब देखिए यह ग्राफ, ये 1920 का ईयर है और ये 2021 का ईयर है। देखिए कितना बढ़ावा हमें देखने को मिलता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो ऑरेंज वाली, चाहे वो डॉटेड इफेक्टिव हो, चाहे वो प्राइमरी डेफिसिट हो, हमें सारे में इजाफा देखने को मिलता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, प्राइमरी डेफिसिट इन द ईयर
in the year financial year of 2020 was 1.6%, which was high, अन्यथा वो 0.4 ही रहती है। फिर अगर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो इट वाज हाई एज 2.4, जो मात्र 1.5 1.4 के रेंज में रहती है वो लगभग 1% बढ़ गई। और वहीं जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें भी हमें बढ़ावा देखने को मिलता है। सामान्यतः ये 3.4 3.5 इतनी रहती है, मगर वो भी बढ़ के हो गई 4.6। ठीक है, तो ये परिस्थिति है आज, और इससे इस ग्राफ से हमें ये चीजें मालूम पड़ती है। आगे देखें तो अब दूसरा बिंदु है, ये तो बात रही सरकारी कदमों की, फिस्कल पॉलिसीज की, कैसे फिस्कल पॉलिसी को क्लासिफाई किया गया भारत के जो है संदर्भ में। अब बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म्स की, वो भी बेसिकली भारत के संदर्भ में ही हमें करनी है। देखिए, टैक्स रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो एक टैक्स रिफॉर्म्स के लिए एक योजना चल रही थी जिसका सरकार ने नामकरण करके उसके नाम में फेरबदली कर दी। गवर्नमेंट एक्चुअली चेंज इट्स नोमेनक्लेचर। ऑनरिंग द ऑनेस्ट नामक स्कीम है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, तो बेसिकली आपको इस टाइटल से मालूम पड़ेगा कि जो ईमानदार व्यक्ति है, सरकार को उसकी परवाह है, सरकार उसे अच्छी तरीके से रखना चाहती है, उनको अच्छे से रखना चाहती है। अब देखिए, टैक्स रिफॉर्म्स यानी कि जो ऑनरिंग ऑफ द ऑनेस्ट है या ऑनरिंग द ऑनेस्ट है, यही स्कीम के 2 फीचर है और 3 पिलर है जिसको हमें यहाँ एग्जामिन करना है। देखिए, 2 फीचर, सबसे प्रथम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, टैक्स के कंप्यूटेशन में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना है ताकि मैन रिसोर्सेस को यहाँ डिप्लॉय ना करना पड़े। अगर मैन रिसोर्स को डिप्लॉय किया तो करप्शन भी हो जाएगा और जो टाइम रिसोर्सेस है उनका भी व्यय भरपूर मात्रा में हो सकता है। तो ये बात रही पहली। दूसरा बिंदु कहता है कि टैक्स पेयर को एक पार्टनर की तरह देखना है, एक साझेदार की तरह देखना है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में। सी टैक्स पेयर एज पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। तो ये इसके 2 फीचर है। रही बात इसके पिलर्स की, तो अगर पिलर की बात करें, पिलर को देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर 3 पिलर्स। फर्स्ट वन, फेसलेस असेसमेंट स्कीम। दूसरा पिलर है फेसलेस अपील स्कीम या प्रोसीजर। और तीसरी चीज है टैक्स पेयर्स चार्टर। देखिए, इसमें से ये 2 चीजें समझनी है। टैक्स पेयर चार्टर में तो मात्र और मात्र टैक्स पेयर को कैसा बर्तन करना चाहिए राष्ट्र के प्रति, टैक्स पेमेंट के प्रति, उसे ईमानदार रहना चाहिए। टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस भले ही करे, टैक्स इवेशन नहीं करना चाहिए। एंड सामने जो टैक्सिंग एजेंसीज है उनका भी यहाँ ऑब्लिगेशन तय किया गया है कि उनको कैसे बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे टैक्सिंग एजेंसीज जो होती है वो हैरेस करने वाली एजेंसीज होती है भारत में। ठीक है, तो उनको भी यहाँ गाइडलाइन दी गई है कि आपको भी कैसे बर्तन करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल सिटीजन है तो सरकार के खजाने में पैसे है। वो सिद्धांत को यहाँ रखा गया है केंद्र में, और ये पूरा चार्टर तैयार किया गया है। तो दोनों के ऑब्लिगेशन है, टैक्स पेयर को क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, वहीं टैक्सिंग एजेंसीज के डूज एंड डोंट्स है। मगर यहाँ ये 2 चीज़ें थोड़ी महत्वपूर्ण है, अलग भी है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, फेसलेस पूरी प्रोसीजर करनी है, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्सेस आएंगे तो यहाँ करप्शन के चांसेस है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, टाइम रिसोर्स में जो है बहुत ही टाइम रिसोर्सेस का व्यय होगा। ठीक है, तो उसको यहाँ कम करने के लिए फेसलेस असेसमेंट स्कीम आई है, जिसके तहत एक फेसलेस असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा। ये सेंटर क्या करेगा,
एसएससी को असेसमेंट करने के लिए इट विल इश्यू नोटिस टू एसएससी ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो जो टैक्स पेयर्स है उनको असेसमेंट के लिए ये ऑटोमेटिक नोटिस जनरेट करेगा। फिर बाद में रिस्पेक्टेड जुरिस्डिक्शन के जो आईटी रीजनल जो डिपार्टमेंट्स है उनको वो पूरा जो वहीवट है वो उसको दे देगा। तो यहाँ फेसलेस असेसमेंट की जो पूरी बात है, फिजिकली जाना आपके रीजनल जो है आईटी या अन्य कोई टैक्स डिपार्टमेंट में और वो सारी प्रक्रिया करना, उससे बेहतर है कि यहाँ ऑटोमेटिक रूट से फेसलेस असेसमेंट सेंटर हो या वो सेंटर के द्वारा ऐसी नोटिस है यहाँ दी जाएगी। फिर पूरा जो काम है वो आईटी के रिस्पेक्टिव जो जोनल ऑफिसेज है उनको अलॉट किया जाएगा और वो भी रैंडम होगा। प्लस अगर अपील की बात करें, कोई ग्रीवेंस है बिटवीन एसएससी एंड टैक्सिंग एजेंसी, टैक्स पेयर जो है वो अपना कोई पक्ष रखना चाहता है, तो ठीक ऐसा ही एक फेसलेस अपील सेंटर बनाया जाएगा। यह सेंटर में जो टैक्स पेयर है वो अपील कर पाएगा और आफ्टर दैट यह अपील जो है वो रैंडमली किसी भी ग्रीवेंस डिपार्टमेंट को यानी कि टैक्स ग्रीवेंस डिपार्टमेंट को अलॉट होगी और कुछ इस तरह यह पूरी जो प्रक्रिया है वो चलेगी। तो ये दो महत्वपूर्ण पिलर थे जो कि टैक्स रिफॉर्म्स के थे। टैक्स पेयर चार्टर के बारे में मैंने आपको बताया, मात्र और मात्र ऑब्लिगेशन से दोनों पक्ष के, टैक्स पेयर के, टैक्सिंग एजेंसीज के। ये दो चीज़ें हमें देखनी थी जो हमने देख ली। फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फेसलेस असेसमेंट स्कीम जो कि फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा नोटिस दी जाएगी एसएससी को। फिर बाद में एसएससी का जो पूरा अकाउंट्स है वो रिस्पेक्टेड जो टैक्सिंग जुरिस्डिक्शन वाली ऑफिस है उनको सौंपा जाएगा। फिर बाद में अगर कोई अपील है, कोई ग्रीवेंस है, तो उसके लिए फेसलेस अपील प्रोसीजर की भी यहाँ जो है स्थापना की बात की गई है, संरचना है पूरी। और इसके तहत जो टैक्स पेयर है वो अपनी अपील को यहाँ ऑटोमेटेड मीडियम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही फाइल कर पाएगा और अपील यहाँ अलॉटमेंट की जाएगी रैंडमली बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी है और आगे चलकर भारत के राजस्व में यह बहुत ही फायदा पहुंचा सकती है। ठीक है, फिर तीसरा मुद्दा है जो कि ट्रांसफर ऑफ स्टेट्स का है, जो यहाँ हमने देखा, जिसमें 3 चरण देखे थे। तब 3 चरण देखे थे, मगर यहाँ अलग रूप से हम देखेंगे। सबसे प्रथम टैक्स शेयर ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे, फिर बाद में फिनेंस कमीशन की ग्रांट्स कैसे आती जाती है और बाद में अन्य स्कीम्स की बात करेंगे। देखिए, सबसे प्रथम जीएसटी रिजाइम में आज जैसे हमें मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, उसने ले ली है। क्योंकि जीएसटी आया, सारे जो स्टेट लेवल के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो खत्म हो गए। सारा कलेक्शन जीएसटी का सेंटर के हाथ में है। फिर कलेक्शन के बाद सेंटर स्टेट को अपने प्रोपोर्शन में अलॉट कर रहा है, तो अपने आप से स्टेट का रोल जो है वो यहाँ एक प्रकार से ऑटोक्रेटिक है। तो ऐसे में राज्यों का क्या, राज्यों को न्याय कौन करेगा या कैसे उनका न्याय होगा, वो एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है। और ऐसे में यहाँ महामारी आ गई, महामारी से लॉकडाउन आ गया, जीडीपी क्रैश हो गया, आर्थिक प्रवृत्ति लगभग शून्य हो गई। ठीक है, तो ऐसे समय में जीएसटी का कलेक्शन भी डाउन गया, जो है उसमें हमें डाउनफॉल देखने को मिला। तो यह डाउनफॉल का कंपेंसेशन कौन देगा? क्योंकि आफ्टर ऑल जीएसटी काउंसिल जब कार्यरत हुई या जीएसटी जब लाया गया या लाने की जब कोशिश चल रही थी हमारी वर्तमान केंद्र सरकार की, तब उन्होंने बताया कि जब जीएसटी की जो उसकी जो कलेक्शन है जब वो कम होगी, उसकी वसूलात, तो बावजूद उसके भी हम लोग आपको कंपेंसेट करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू फिनेंस कमीशन आज इनडायरेक्ट टैक्सेस के 42% के ऊपर राज्यों का हक है, 42% के ऊपर। ठीक है, तो अब देखना है हमें कि ऐसे महामारी के समय में जब कम जीएसटी, कम रेवेन्यू उत्पन्न हुआ, ऐसे समय में सरकार जो है वो कैसे लड़ रही है। 42% देना है, मगर अभी कलेक्शन कम है, लो कलेक्शन ड्यू टू कोविड। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने 2 रास्ते दिए राज्यों को, 2 वेज। सबसे प्रथम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि वही पैसों का जो है प्रबंधन करे, रेज मनी।
यानी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही बोरो करे, राज्यों को दे दे। और दूसरा था सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बोरो। अब दूसरे में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक है कि अगर राज्य चाहे तो वे अपने नाम पर बोरो कर सकते हैं, मगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेज मनी करेगी तो इसमें भी काफ़ी सारी जो है प्रोविजन है, काफ़ी सारे प्रावधान है, जिसमें से एक कहता है कि अगर सरकार पैसे लेगी तो जीएसटी के समय ऐसा तय हुआ था कि बोरोइंग्स जो है वो चाहे किसी भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर हो, मगर राज्यों को मात्र और मात्र गवर्नमेंट सिक्योरिटी के जो इंटरेस्ट रेट्स है, इन रिसाइलेंस टू दैट इंटरेस्ट रेट ही यहाँ इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाजार में से कुछ अमाउंट के पैसे उठाए जिनका इंटरेस्ट रेट था 6%, मगर फिलहाल गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है या गवर्नमेंट बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 2%। तो राज्य जो है वो इस लोन का मात्र और मात्र 2% इंटरेस्ट देंगे। अगर यहाँ 3 होता तो 3 देंगे, अगर यहाँ 1.5 होता तो 1.5 ही देंगे। बाकी का जो डिफरेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा। तो ये अपने आप में राज्यों के लिए एक अच्छी बात है, मगर यहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन भी इतना ही ज़रूरी है। तो ये बात तय हुई, इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेट। अन्यथा राज्य जो है वो नहीं मानेंगे, क्योंकि तब ऐसा तय किया गया था। यह बात रही प्रथम। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस, सरकार ने 12,000 करोड़ रुपयों का फंड वेरियस स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ऑलरेडी। गवर्नमेंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड 12,000 करोड़ रुपीज फंड टू मेनी ऑफ द स्टेट्स। प्लस सरकार ने 2% आत्मनिर्भर भारत 3 के तहत ANB आत्मनिर्भर भारत 3 के तहत 2% एडिशनल बोरोइंग्स को भी छूट दे दी है राज्यों के लिए, मगर इसमें कुछ शर्तें रखी है। कहा गया है कि जिन राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड इंप्लीमेंट हो गया है, जिन राज्यों ने पावर सेक्टर्स के रिफॉर्म्स किए हैं, जिन राज्यों ने जो है EODP अपने रैंकिंग से उसमें सुधार देखा है, इनको ही ये 2% एडिशनल बोरोइंग्स मिल पाएगा अपने GSDP का। GSDP यानी कि राज्य की अपनी जो GDP है उनका अधिक 2% इनको मिल पाएगा, मगर यहाँ जिन्होंने ये 4 या 3 शर्तें पूर्ण की हो उनको, किसी भी राज्य को ये मिलने पात्र नहीं है। ये मात्र 2% की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मिलने पात्र है। सरकार बाहर से पैसे कलेक्ट करके उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रेट पर लोन भी देगी। जो डिफरेंस है लोन का वो सरकार खुद रीपे करेगी। 12,000 करोड़ रुपए भी सरकार ने सारे स्टेट्स में प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए हैं, मगर यहाँ ये कंडीशन, तीसरी कंडीशन मात्र और मात्र कंडीशनल है। जिन्होंने ये 3-4 कंडीशन पूर्ण की जिन राज्यों ने, उनको ये 2% अधिक बोरोइंग्स का लाभ मिल सकता है अपने GSDP का। तो ये बात रही टैक्स शेयर ऑफ स्टेट्स की। दूसरा देखें फिनेंशियल कमीशन ग्रांट, तो काफ़ी सारी ग्रांटें हैं। सबसे प्रथम तो है पोस्ट डिवोल्यूशन ऑफ RD। पोस्ट डिवोल्यूशन समझ लीजिए कि अगर केंद्र ने किसी भी राज्य को पैसे चुका दिए, ठीक है, सेंटर ने किसी भी स्टेट को 100 रुपये दे दिए, मगर अभी भी यहाँ राज्य बोल रहा है कि हमें हमारे खर्च के लिए ये 100 रुपये कम पड़ रहे हैं, आपको हमें ज़्यादा पैसे देने चाहिए। सरकार ने बोला ठीक है, सरकार ने यह 100 के कर दिए 120 रुपये। तो यहाँ जो 20 रुपये है ये कहा जाएगा पोस्ट डिवोल्यूशन ऑफ RD। ये कहा जाएगा पोस्ट डिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये स्थिति है। दूसरा देखा लोकल बॉडी ग्रांट्स है। फिनेंशियल कमीशन लोकल बॉडी ग्रांट्स को भी ग्रांट या लोकल बॉडी को भी ग्रांट देने की सिफारिश करती है, अनुशंसा देती है। पंचायत हो, चाहे वो अर्बन हो या चाहे वो किसी भी रूरल एरिया का इंस्टीट्यूशन हो। और साथ ही में डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट भी यहाँ फिनेंशियल कमीशन के द्वारा
जो है उसकी भी अनुशंसा यहाँ दी गई है। देखिए, ग्रांट जो होती है वे स्पेसिफिकली यूज़ के लिए होती है, किसी भी एक निश्चित वपराश के लिए ग्रांट्स दी जाती है। तो यहाँ प्रति ग्रांट के नाम है और स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसे ही ग्रांट कहा जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और अन्य स्कीम्स है जो आपको मालूम है, काफ़ी सारी स्कीम्स है आजकल तो भारत में। यह एक पेचीदा नेटवर्क है सरकारी योजनाओं का, चाहे वो केंद्र स्तरीय हो चाहे वो राज्य स्तरीय हो, तो काफ़ी सारी स्कीमें तो आती रहती है। तो ये बात रही ट्रांसफ़र टू स्टेट्स की। देखिए, यहाँ सारी चीज़ें आंकड़ों की मदद से मैं यहाँ समझने का प्रयास किया गया है, मगर जहाँ तक मैं मानता हूँ वहाँ तक यूपीएससी का जो खेल है वो आंकड़ों का नहीं है, तथ्यों का नहीं है। माहिती तो आजकल गूगल से भी मिल जाती है, मगर यूपीएससी नीति निर्माण की बात करती है। सरकारी नीतियाँ आपको कैसी स्पष्ट रूप से समझ है वो देखने का काम यूपीएससी करती है। तो इसीलिए यह लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी आंकड़ों के रूप में मौजूद है इकोनॉमिक सर्वे में, मगर मैंने आपके लिए यहाँ कुछ जो है अलग से प्लान किया है जो कि आपको समझने में फ़ायदा कर सकता है। फिर यहाँ कुछ आंकड़े हैं जिसका जिक्र मैंने अभी ही किया आपके सामने। देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट है, उनके आंकड़े दिए गए हैं करोड़ में, लाख करोड़ में। ग्रोस टैक्स रेवेन्यू है, असेसमेंट टू स्टेट्स है, टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें इनकी परिभाषा मालूम होनी चाहिए। आंकड़े भले ही मालूम ना हो, 2020 में क्या हुआ था, 2021 में क्या होगा, वो डिफरेंस भले ही मालूम ना हो, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ से कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट है तो वो क्या है, नॉन डेप्ट रिसिप्ट है तो वो क्या है। ये सारी चीज़ें हमें मालूम पड़नी चाहिए, तब जाके इकोनॉमिक सर्वे के तरफ जो हमारी दृष्टि है वो भी अलग होगी, हमारी समझ भी अलग होगी। तो यही बात है जो कि आज हमें समझनी थी इस पूरे अध्याय में, और मुझे लगता है कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे इकोनॉमिक सर्वे के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ग्रोथ मोड यूपीएससी को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को देखिए। जनरल स्टडीज़ का एक्सक्लूसिव कंटेंट है आपके सामने, आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह माहिती पहुँचे और आपकी तैयारियों में हम लोग उपयोगी बन पाए। तो हम लोग मिलेंगे अगले इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर में, अगले अध्याय के साथ, अगले संशोधन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। जय हिंद।